हम देखो बताए थे कि ज्यामिति के विकास में ढेर सनी वैज्ञानिक लोग सहयोग किया था। इसमें पहला था कौन? यूक्लिड नहीं था। पहला था कौन है? समरूप त्रिभुज का खोज किया था, थेल्स था। पहला थेल्स व्यक्ति था जो कि ज्यामिति के पिता ना यूक्लिड को कहते हैं। ज्यामिति के जनक ज्यामिति जो है, सॉरी, यूक्लिड जो है ज्यामिति को क्या किया? जन्म दिया, यानी ज्यामिति को आगे बढ़ाया। लेकिन उसमें सहयोग किया ढेर सनी वैज्ञानिक मिलकर के। सहयोग किया सबसे पहला थेल्स था जो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था, है ना। और दूसरा पाइथागोरस आए थे। पाइथागोरस आए थे जो लाए थे कौची बाबू? यही वाला चीज, आधार स्क्वायर और जोड़ लंब स्क्वायर बराबर में कर्ण स्क्वायर। ये लाए थे कौन? पाइथागोरस। आई पाइथागोरस जी लाए थे, लेकिन पाइथागोरस इसी को ला करके खुश थे कि चलो हम एक चीज खोज दिए। नहीं, जैसे मान ले हम अभी कहेंगे तुम मिट्टी खोदो, कुछ मिलेगा यहाँ पे। अब खोदना चालू करेगा, किसी को ईटा मिलेगा, खुश, सर हम ईटा खोज दिए, आके नाचने लगेगा। और उसके बाद दूसरा कहेगा नहीं अभी ईटा है, हमको छाव हो सकता रहेगा। फिर दूसरा खोदेगा अंदर तक, उसको मान लीजिए कुछ और मिल जाए तो वो भी खुश। तब वो इतना ही खोज करके खुश हो गया था। कौन? पाइथागोरस। लेकिन ई जब खोजा ना तो एकरे सहयोगी कौन थे? यह भास्कर महाराज। ये सोचे कि अब तो पाइथागोरस को नाम हो गया, पाइथागोरस का क्या हो गया? नाम हो गया। लेकिन ये सोचे रुको हम एकरे में कुछ खोजते हैं। जैसे वो ईटा खोजा तो पाइथागोरस की सोचे कि ईटवा फोड़ के देखे, ईटवा के अंदर में कुछ नहीं होता कि नहीं, तो इसको खोद के देखे तो इसको ही साबित कर दिए। पाइथागोरस, भास्कर का भी नाम हो गया कि पाइथागोरस खोजा था कौन पर में? यही वाला आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर बराबर में कर्ण स्क्वायर। यही वाला ना खोजे थे, आधार स्क्वायर और जोड़ में लंब स्क्वायर बराबर में। ये खोजे थे कौन? पाइथागोरस। लेकिन साबित इसको कौन किया? भास्कर। बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी खोज किया पाइथागोरस, साबित किया भास्कर। भास्कर भी नाम हो गया कि खोजा था पाइथागोरस और उसको साबित किया कौन? भास्कर। बुड़बक थे भास्कर पाइथागोरस महाराज, अपने साबित करते, दोनों नाम होता अपने। तो पकलोलवा को भास्कर के ले आए झूठे मूठे ना। अब देखो, अब 476 ईस्वी में भारतीय गणित, जिसको भारतीय गणित आर्यभट्ट जो शून्य का खोज किए थे, पता है ये आपको? जनक आर्यभट्ट ने समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु जिसमें बताए थे हम, जिसका दो भुजा आपस में बराबर, उसे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और गोला का क्षेत्रफल, गोला आई गोला है, गोला देखने फुटबॉल बड़का वो गोला होता है, वृत्त नहीं। वृत्त होता है साइकिल का पहिया, देखें साइकिल का पहिया, और गोला होता है चारों तरफ से फुल्लल, जैसे बैलून, तो वो गोला हुआ। अब वृत्त हुआ दूसरा चीज, वृत्त हो जाएगा साइकिल का पहिया, वो पूरा गोल थोड़ी रहता है। गोला हुआ फुटबॉल जैसे देखते हैं गोला। और पिरामिड का आयतन, पिरामिड हम अभी आपको आगे चल करके बताएंगे। पिरामिड का फिगर इस ढंग से होगा, आगे चल करके हम आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे तंबू जैसा होता है उस तरह से आयतन निकाल दिया था। और उसके बाद 598 ईस्वी में ब्रह्मगुप्त ने चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला था। अब चक्रीय चतुर्भुज यह देखिए बनल है, जिस चतुर्भुज का चारों शीर्ष, ए भी शीर्ष है, बी भी शीर्ष है, सी शीर्ष है, डी शीर्ष है, चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर हो, उसे कौन सा चतुर्भुज कहेंगे? चक्रीय चतुर्भुज। और इसका सम्मुख कोणों का योग कितना डिग्री होता है? यानी हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एंगल ए जोड़ एंगल सी बराबर में 180 डिग्री। अब एंगल बी जोड़ एंगल डी, क्योंकि सम्मुख कोण ए के सम्मुख, सी आमने सामने देखता है, उसको हम सम्मुख कोण कहते हैं। एक कर सामने ही है, इसका सामने ही है, यानी हम इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, कोण बी जोड़ कोण डी बराबर में 180 डिग्री। तो चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण कितना होता है? वो सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना, ये सब याद रखिएगा, बड़ी काम करेगा। अब 800 ईस्वी पूर्व में 16वां ग्रंथ में ज्यामिति का वर्णन किया गया था।
आज से बहुत दिन पहले। अब आया कि ग्रीक भाषा से अंग्रेजी भाषा में सबसे पहले, जब यूक्लिड तो ग्रीक भाषा में लिखा था ज्यामिति को, लेकिन उसके बाद ग्रीक भाषा से अंग्रेजी भाषा में लाने वाला वैज्ञानिक कौन था? हॉलन स्टीफन। हॉलन स्टीफन ने क्या किया था? उसको अंग्रेजी भाषा में कर दिया, मतलब पूरा बुक को। जैसे हम आपको बताए थे कि यूक्लिड ने ज्यामिति को 13 खंड में बांटा, बताए थे ना, जिसमें 12 खंड उसको शिष्य लिखे थे, 13वां स्वयं लिखे थे। तो ये हॉलन स्टीफन ने 13 खंड को क्या कर दिया? इंग्लिश में कर दिया। यानी तो ग्रीक भाषा में लिखे थे, ग्रीक भाषा को पढ़ पढ़ के वो अंग्रेजी भाषा में रूपांतरण कर दिया, यानी बदल दिया। अब अंग्रेजी भाषा के बाद सब भाषा में आ गया, मैथिली, भोजपुरी, हिंदी, लंदफन, जितना भाषा होता है सब में अपने आप। अब एक ढेर सारे वैज्ञानिक अपना अपना किया होगा जल्दी जल्दी अपना अपना नाम होने के लिए, लेकिन उन सबका नाम नहीं पता चला कि कौन किया नहीं किया। लेकिन हॉलन स्टीफन सबसे पहले वैज्ञानिक थे जो ग्रीक भाषा से कौन भाषा में लाए थे? अंग्रेजी भाषा में। कहाँ के वैज्ञानिक थे? अंग्रेज गणितज्ञ, मतलब अंग्रेज थे। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यूक्लिड ने ज्यामिति कथन को 4 तरह से व्यक्त किया। ज्यामिति कथन को, ज्यामिति को 13 खंड में बांटा था, वहाँ 13 खंड में बांटा था, लेकिन यहाँ ज्यामितीय कथन, जिसमें हम आपको बताए थे कि कथन जो है क्लास 8 तक में 96 कथन हम आपको बताए थे, 96 कथन शायद नहीं बताए थे, जिसमें कथन की संख्या 96 गो है। तो ज्यामितीय कथन को कई तरह से व्यक्त किया? 4 तरह से। अब कौन कौन तरह से 4 तरह से व्यक्त किया उसको हम अभी समझते हैं, ठीक है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा किसी को? चलो बाबू रे एक अप कहता है कि यूक्लिड जो था ना बुआ, वो अपने हिसाब से ज्यामिति को बताया 4 तरह से, यानी बोला कि ज्यामितीय कथन को 4 तरह से व्यक्त किया वो अपने अनुसार। लेकिन हम लोग के अनुसार, अभी आप लोग कोचिंग जहाँ ट्यूशन पढ़ते हैं वहाँ प्रमेय या निर्मेय या हिसाब अभिग्रहित से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट चैप्टर पे हिसाब से मतलब होता है ना। लेकिन वही तो चीज़ गड़बड़ है। हम लोग जहाँ अभी हम लोग गांव में पढ़ते हैं, शहर में तो खैर सब लोग पढ़ाता है, गांव में सब लोग डायरेक्ट इसको पढ़ाता है, हिसाब पढ़ाता है या नहीं पढ़ाता है? सब लोग, सब व्यक्ति पढ़ाते हैं यही चीज़, डायरेक्ट हिसाब। उनको अभिग्रहित से मतलब नहीं है, निर्मेय से मतलब नहीं है, प्रमेय से मतलब नहीं है, और उपप्रमेय से मतलब नहीं है। जब तक ये तीनों समझ में नहीं आएगा हिसाब कहाँ से बन पाएगा? और यहाँ तो सिर्फ हमको ख़त्म करना है, कोर्स से मतलब है, इसलिए ऐसा समझ में नहीं आता। लेकिन हमको यूक्लिड ही बता दिए थे कि बाबू ज्यामिति जब पढ़ना है तो 4 भाग में बांट के पढ़ना है। सबसे पहले क्या पढ़ना है? अभिग्रहित। अब समझ में आएगा अभिग्रहित किसको कहेंगे? तो वैसा ज्यामितीय कथन जो स्वयं सिद्ध होता है, जो क्या होता है? स्वयं सिद्ध होता है, अर्थात उसे साबित नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहेंगे? मान लिया जाए हम ये बिंदु दिए, इसको साबित कर सकते हैं कि बिंदु है, ये स्वयं सिद्ध है कि नहीं बिंदु ये है, इसको हम साबित नहीं कर सकते हैं। जो चीज को साबित नहीं किया जा सकता उसे हम क्या कहेंगे? अभिग्रहित। यानी जैसे मान लीजिए घास लाइए एगो, और घास को हम कहेंगे घास नहीं है ये गेहूं है, साबित करो, कोई मानेगा? कहेगा इसको साबित करने की जरूरत नहीं है, ये स्वयं घासे है। तो जो चीज साबित नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे? स्वयं सिद्धि या अभिग्रहित। पहले ये चीज पढ़ना है कि जिसको हम लोग साबित नहीं कर सकते। अब दूसरी बात आएगा प्रमेय पर। तो प्रमेय में वैसा ज्यामितीय कथन जिसे अभिग्रहित के द्वारा साबित किया जाता हो। तो प्रमेय जब आप लोग पढ़िएगा तो उसको साबित करने के लिए अभिग्रहित का जरूरत पड़ेगा। उसको साबित करने के लिए किसका जरूरत पड़ेगा? अभिग्रहित का जरूरत पड़ेगा। तो उसको हम अभिग्रहित के द्वारा साबित करेंगे। जैसे मान लीजिए हम कोई चोर व्यक्ति को साबित करना, उसके लिए कोई तो लाते हैं प्रूफ, किसी को तो पकड़ के लाते हैं, तुमको चोरी करते देखा है, वही प्रूफ है, चलो हम उससे पूछवाल करा देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ये अभिग्रहित जो है पूछवाल कराने का काम करेगा। किसको साबित करने में? प्रमेय को साबित करने में। बात समझ में आया? अब उप प्रमेय आगे है, वैसा ज्यामितीय कथन जिसे प्रमेय के द्वारा साबित करेंगे, और इसको जो साबित करेगा ये प्रमेय के द्वारा साबित होगा। यही रहेगा पूछवाल करावे वाला व्यक्ति, प्रमेय। बात समझ में आया?
अब ये निर्मेय या हिसाब जो बनेगा ये तीनों मिल करके बनेगा। अभिग्रहित भी रहेगा, वहाँ प्रमेय भी रहेगा, वहाँ ऊपर। ये हाई कोर्ट हो गया, ये हो गया। ऐसा ही गांव में लड़ाई झगड़ा हो तो नहीं देखें, अपने अपने मैटर शांत कर। यहाँ कोर्ट में बात आ जाता है तो इसके लिए प्रूफ लावल जाता है। जैसे मुखिया उखिया तर बात चल जाए कि मुखिया जी देखिए झगड़ा हो रहा है, इसको सलट लीजिए। लेकिन मुखिया क्या कहेगा कि कौन कौन देखा है झगड़ा होते, उसको पकड़ के लाओ। वो भी पकड़ के आएगा बेचारा। अब मुखिया से नहीं समझा तो कहेगा चल अब तेरा ले जाइयो कहाँ, कोर्ट, थाना। और थाना कहेगा जे देखा है उसको भी लाओ, और जे किया है उसको भी पकड़ के लाओ। कहेगा कि नहीं कहेगा? और उसके साथ कौन कौन था उसको भी पकड़ के लाओ। थाना ही कहता है, तब जाकर के साबित होगा। लेकिन हाई कोर्ट क्या कहता है, सभ्य के लाओ जज लो, तब फैसला होता, नहीं तो नहीं सुनवाई होगा। तो यही हिसाब जो कहेगा कि हम तीनों के लाएगा तब हम समझेंगे, तब हम बनेंगे, यानी तब हम टूट पाएंगे, नहीं तो नहीं हम कुछ नहीं बता सकते हैं। तो हिसाब पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ का होना जरूरी है? अभिग्रहित का होना जरूरी है, प्रमेय का होना जरूरी है, उप प्रमेय का होना, ये तीनों जरूरी है। और तीनों हमको याद रखना होगा, अभिग्रहित को भी, प्रमेय को भी और उप प्रमेय। तो कहेगा सर अभिग्रहित अभी पढ़े लो कहाँ, प्रमेय पढ़ाए हैं कहाँ, उप प्रमेय पढ़ाए हैं कहाँ? तो धीरे धीरे आपको अभी अभिग्रहित के बारे में परिचित करवाएंगे कि अभिग्रहित क्या होता है, कैसे नहीं साबित करेंगे। उसके बाद क्लास जैसे जैसे ऊपर चलते जाइएगा, 8 क्लास में भी प्रमेय पढ़ना है, प्रमेय को साबित करेंगे। देखिए आगे चल कर इसमें प्रमेय पढ़ना होगा, 1-2 गो 3-4 गो, ढेर सारे प्रमेय इसमें भी पढ़ना है, तो प्रमेय भी पढ़ाएंगे और उप प्रमेय भी पढ़ाएंगे। उसके बाद चलेंगे कहाँ, हिसाब पर। तब आपको हिसाब क्लियर होगा। अन्य तो पहले अगर हिसाब पढ़ा देंगे तो जाओ कहानी गोल हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। यूक्लिड 4 तरह से काहे व्यक्त किया, क्योंकि उसको लगा कि सबसे पहले अभिग्रहित आसान होगा पढ़ने में, उसके बाद उसको प्रमेय बताएगा, साबित करेगा, प्रमेय के बाद उप प्रमेय आएगा, उप प्रमेय के बाद हिसाब बनेगा। बताया समझ में कि नहीं आया? तो यहाँ तक अभी आगे देखो बताते हैं क्या होता है अभिग्रहित और क्या होता है प्रमेय उप प्रमेय। देखो अभिग्रहित जो है निम्नलिखित है। तो पहला अभिग्रहित क्या बोला कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। बताओ अभिग्रहित किसे कहते हैं? जिसको हम साबित नहीं कर सकते हैं। तो बताइए एगो बिंदु है मान लिया जाए, और इससे अनंत रेखा खींचल जा सकता है कि नहीं जा सकता? देखिए तो इस बिंदु से जितना चाहेंगे उतना रेखा खींच सकते हैं। इसको कोई साबित कर सकता है? नहीं। तो ये अभिग्रहित हो गया कि एक बिंदु से अनंत रेखा खींच सकते हैं। देखो ना, एक बिंदु से जितना मर्जी उतना रेखा खींचिए। अभी कितना रेखा खींचाएगा पता नहीं है पता? जितना रेखा खींचिए, एक बिंदु से सब होकर गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा? तो पहला अभिग्रहित, अब कहेंगे साबित करो कि एक बिंदु से ढेर सारी रेखा खींचा जा सकता है। ये साबित हो ही नहीं सकता है, ये खुद स्वयं सिद्ध है, खुद साबित हो गया। देख लो करके, एक बिंदु से ढेर सारी रेखा खींचल जा सकता है। तो इसको साबित कर सकते हैं? नहीं। तो ये हुआ अभिग्रहित पहला कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। और दूसरा हम यदि बोले अभिग्रहित तो ऐसा होगा कि दो बिंदु से केवल केवल कितना, एक ही रेखा खींची जा सकती है। केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ये भी अभिग्रहित है। देखिए 2 बिंदु लीजिए, एगो यहाँ और एगो मान लिया जाए यहाँ। अब इसको मिलाकर रेखा खींचिएगा तो केवल एक ही रेखा खींचा, सॉरी गलती हो गया, टेढ़ा टेढ़ी चल जाता है। केवल एक ही रेखा खींचेंगे। कोई कहेगा कि 2 बिंदु से हम 2 गो रेखा खींच देंगे, तो कभी खिंचाइबे नहीं करेगा। खिंचाएगा 2 बिंदु से कहीं भी? देख यहाँ लीजिए, एक बिंदु यहाँ लीजिए, जब भी खींचिएगा तो एक की रेखा खिंचाएगा दोनों को मिला करके, नहीं।
तो दो बिंदु से केवल और केवल एक रेखा खींचल जा सकता है, दो गो नहीं। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब तीसरा अभिग्रहित ये भी होगा कि एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। तीसरा में क्या बोल सकते हैं हम कि एक रेखा पर कितना बिंदु? अनंत बिंदु होते हैं। क्या ये सब साबित हो सकता है? नहीं होगा बाबू। एगो रेखा बनाइए, इस पर एगो रेखा है, कई बिंदु है गिनिएगा, जय मर्जी जय बिंदु। एक बिंदु यहाँ दे सकते हैं, यहाँ 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 यहाँ, इस पर जितना मर्जी उतना बिंदु बैठा सकते हैं। तो एक रेखा पर अनंत बिंदु, इसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? तीन गो क्लियर हो गया। पहला कि एक रेखा से, एक बिंदु से अनंत रेखा खींची जा सकती है। दूसरा, दो बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। इसको साबित नहीं किया जाएगा, इस साबित होल है, स्वयं सिद्ध होल है। एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो बाकी का नेक्स्ट डे।